Morning students, we are solving exercise of NCERT of chapter organisms and populations. Until now we have solved 5 questions. Question number 6. If a population growing exponentially doubles in size in 3 years, what is the intrinsic rate of increase of the population? Means what we have to calculate? R. And we studied the formula that NT is equal to N naught ERT. और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दे रखी है कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशली ग्रो कर रही है, यानी कि जो फूड रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंट अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हम जो इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। वॉट इज़ एन टी? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, कुछ एक टाइम के बाद। टाइम कितना है? 3 years के बाद। एंड एन नॉट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, यानी बिगनिंग में कितनी है, दैट इज़ एन नॉट। R we have to calculate, that is intrinsic rate of natural increase, and E is the base of natural logarithm. So we will calculate by putting these values in the equation. So what is N naught and what is NT? N naught यानी कि जो present population density है, and 0 that is equal to X we will assume. देन पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 2 years, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है कि डबल्स इन साइज़। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसका साइज़ क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और टाइम कितना है? 3 years। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? एन टी की जगह हमने लिख दिया 2x, क्योंकि पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। एन नॉट हमारा x है, ई रहेगा, और आर टी में आर हमारे पास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड टी इज़ इक्वल टू 3. So x and x will get cancelled. So 2 is equal to e raised to 3r. अब हम इसको log अप्लाई कर देंगे. So log 2 is equal to जो उसकी वैल्यूज़ हैं पावर में हैं वो यहाँ आ जाएंगी. So 3r log e. Now 3r log e, r हमें कैलकुलेट करना है. So log 2 upon 3 log e. अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे. log 2 की जो वैल्यू है दैट इज़ 0.301, और जो log e की वैल्यू है दैट इज़ 0.434. नाउ वी विल कैलकुलेट एंड द आंसर इज़ 0.2311. ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ है, जो कि क्या हो जाएगा उस पॉपुलेशन का, जो कि डबल इंक्रीज़ हो रही है कितने टाइम में? 3 years में। तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है दैट इज़ 0.2311. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या डिफेंस मैकेनिज्म किए हैं? तो प्लांट्स ने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी किए हैं और इसके अलावा केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी किए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, इफ़ यू टॉक अबाउट द कैक्टस ने क्या किया है? लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं, किस फॉर्म में? शार्प स्पाइंस के फॉर्म में, सो दैट द ग्रेजिंग एनिमल्स कैन नॉट ईट देम। इन द सेम वे अकेशिया इट हैज़ ऑल्सो थॉर्न्स, इसके ऊपर भी जो कांटे होते हैं, सो दैट द हर्बीवोर्स कैन नॉट ईट इट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्जिन्स ऑफ सम प्लांट्स, तो उनके जो मार्जिन्स हैं वो आगे से बहुत पॉइंटेड होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, सो दैट हर्बीवोरस कैन नॉट फीड ऑन देम. सो दीज आर द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस mechanisms which various plants have produced against herbivores. एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो, दैट इन कैलाट्रोपिस हमने पढ़ा था कि कैलाट्रोपिस प्लांट का हर पार्ट एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स, और वो जो केमिकल है वो बहुत ही हाईली पॉइजनस है, और अगर उनको एनिमल्स खा लेते हैं तो वो उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए जो है उनको वो खाते ही नहीं हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अदर केमिकल्स लाइक निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन एंड ओपियम, ये सब भी प्लांट ने किसके लिए प्रोड्यूस किए हैं? अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. निकोटीन प्रेजेंट इन टी, कैफीन इन कॉफ़ी, कुनीन जो है जो इससे मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती हैं, और ओपियम जो है ड्रग्स बनाने के काम आते हैं. सो इन सब प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच वर्क्स एज डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 8. एन ऑर्किड प्लांट इज़ ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री. हमने उसकी पिक्चर भी देखी थी कि एक ट्री की ब्रांच के ऊपर एक स्मॉल प्लांट ग्रो कर जाता है. हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री? अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है हम इसे पैरासिटिज्म नहीं कहेंगे,
यहाँ पर वो प्लांट जो है ऑर्किड प्लांट जो कि मैंगो ट्री पर ग्रो कर रहा है, मैंगो ट्री इज़ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड एंड ऑर्किड इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। तो किस लिए ग्रो हुआ वो ऑर्किड उस मैंगो ट्री पे? जस्ट फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई लॉस नहीं हो रहा और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा। मीन्स द सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अफेक्टेड। मैंगो इज़ नॉट अफेक्टेड in this way because it is a big tree and orchid is a small plant, it is growing on the branch of that mango. So यहाँ पर जो है orchid is getting benefit. So this kind of association, this is called as commensalism, and यहाँ पर one species is benefited and other is neither benefited nor harmed. Next question is, what is the ecological principle behind the ecological control method of managing with pest insect? हमने देखा होगा कि जब हम पेस्ट इंसेक्ट्स की बात करते हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, उन डिजीज़ कॉजिंग उन पेस्ट को जो है क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, फीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड कर रहा है, सो दे हैव अ रिलेशन ऑफ प्रीडेशन। एक प्रीडेटर है और दूसरा प्रे है। प्रे शिकारी हो गया और प्रीडेटर जिसको खाया जाएगा। इट इज़ एन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्रीडेटर एंड द प्रे। प्रीडेटर फीड करेगा प्रे पर, सो इट रेगुलेट्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। इससे क्या होगा, जो प्रीडेटर है उसे फूड भी मिलेगा और वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखेगा इन्वायरमेंट के अंदर। सो predators regulate the population of prey in a habitat, thereby helping in the management of pest insect. जो पेस्ट हैं वो भी कंट्रोल हो गए और इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो गया। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेडेशन प्रे रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट हाइबरनेशन। वी स्टडीड दैट हाइबरनेशन इज़ अ स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी। देखिए बेटा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ टू? हाइबरनेशन टर्म इज़ यूज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिड्यूसेस इज एक्टिविटी इन द विंटर कंडीशंस, कोल्ड कंडीशंस। और एस्टिवेशन एक्टिविटी है जब एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है इन समर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, then bears and squirrels do hibernation in winter and fishes and snails they do estivation in summer. So this is the difference between hibernation and estivation. Second is ectotherms and endotherms. Ectotherms जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टोथर्मल जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। दे कैन नॉट, क्या करेंगे वो अपने टेम्परेचर को, इनका जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन नहीं कर पाते, कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। इसलिए जो इनका टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज cold blooded animals, whereas warm blooded animals are able to maintain their temperature. Whatever the environmental conditions are there, their temperature will remain constant, and that's why they are called as warm blooded animals or endotherms. Then if we talk about the example of ectotherms, fishes, amphibians and reptiles, means spices, amphibians and reptiles are ectotherms, whereas aves, birds and mammals are endothermic animals. So your homework is write and learn these questions. After completing this chapter, we will have a test of chapter 1.